के भाषण पर अपनी बात कहने का मौका दिया। 11 महीने के बाद इस सदन में दोबारा आने का मौका मिला महोदया, और इस बीच कई घटनाएं घटित हुई। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो बिंदु आए हैं उसके बारे में जरूर आपके सामने कुछ बात कहना चाहता हूं। महोदया, जिक्र किया गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन ये चुनाव कई घटनाओं का साक्षी रहा महोदया। इस चुनाव के अंदर हमने देखा विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के कैसे जेल में डाला गया। ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मंत्रियों को जेल में डाला गया। इस चुनाव में हमने देखा भाषा का स्तर। भारत के प्रधानमंत्री महंगाई पे बात नहीं करते महोदया, बेरोजगारी पे बात नहीं करते महोदया, किसानी पे बात नहीं करते। इस देश के अंदर अग्निवीर योजना के कारण भारत की सीमा को कमजोर करने का आपने काम किया, उस पे बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी मुगल पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मदरसा पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं, और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आती है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। महोदया, इस चुनाव में हमने देखा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको चुनाव से पहले जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया महोदया। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, बिजली फ्री देने के क्षेत्र में काम किया, पानी फ्री देने के क्षेत्र में काम किया महोदया। माताओं और बहनों को बस की फ्री यात्रा देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने देश ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया, आपने चुनाव के पहले उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और मुद्दा क्या बनाया? तथाकथित शराब घोटाला। आज मैं आपके सामने इस सदन में बताना चाहता हूं महोदया, शराब घोटाला किसने किया, यह जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। शराब घोटाला शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। शराब घोटाला तुमने किया है। शराब घोटाले की बात करते हैं महोदया। मैं आपसे खुद अनुरोध कर रहा हूं माननीय लीडर ऑफ द हाउस की बात को मानते हुए, कोई भी बात तथ्यों के परे हो तो निश्चित रूप से उसको कार्रवाई से आप हटा दीजिएगा, ये मैं अनुरोध कर रहा हूं। मान्यवर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अमृतकाल की चर्चा की गई। हमने देखा अमृतकाल मान्यवर, हमने देखा किस तरह से विपक्ष के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला गया। महाराष्ट्र चले जाइए तो अनिल देशमुख जी को 14 महीने जेल में रखा गया, बाद में कह दिया न्यायालय ने सबूत नहीं, जमानत मिल गई। संजय रावत जी को 100 दिन 103 दिन जेल में रखा गया मान्यवर, बाद में उनको जमानत मिल गई, कोई सबूत नहीं। मुझे 6 महीने जेल में रखा गया मान्यवर, और 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के मुझे जमानत दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब देख लीजिए, मैं आपके नियम का पालन कर रहा हूं मान्यवर। बोलते रहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री मान्यवर
ईडी कोर्ट के सामने अपने उनके वकील जो दलील देते हैं, जो बहस करते हैं, जो अपना पक्ष रखते हैं, उसके आधार पर ईडी कोर्ट ने कहा, और यह फैसले में दर्ज है मान्यवर, कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष है और ईडी उनके खिलाफ बायस होकर काम कर रही है, दुर्भावना से काम कर रही है और उनके खिलाफ मनी ट्रेल का कोई मामला नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मान्यवर, वो मामला हाई कोर्ट से स्टे हो गया। मैं मानता हूं, मैं अगली बात यही कहने जा रहा था, लेकिन वो स्टे किन परिस्थितियों में हुआ मान्यवर? बगैर ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी के भारत न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार स्टे हुआ है। अमृतकाल की चर्चा हुई मान्यवर, विपक्ष के नेताओं को पूरे देश में सरकार के द्वारा टारगेट किया गया, और सिर्फ विपक्ष के नेताओं का सवाल नहीं मान्यवर, बंगाल के 3 मंत्री भी जेल में हैं। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री को जमानत मिली है कोर्ट से, और बिहार में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, दिल्ली में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। अब क्या करना चाहते हैं? मैंने अटल जी का भाषण सुना मान्यवर, उन्होंने कहा दुर्भावना से राजनीति नहीं होती, बड़े दिल से राजनीति होती है, बड़े मन से राजनीति होती है, बड़े मन की राजनीति करना सीखिए। ऐसे विपक्ष के लोगों को टारगेट करना ठीक नहीं है, यह अच्छी राजनीति नहीं है आपकी। आपने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, उस आदमी का 36 किलो वजन कम हो गया जेल में मान्यवर, 36 किलो। इतना कहना चाहता हूं, दुर्भावना की राजनीति बंद कीजिए। अगर आपको भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, भारत के संविधान को मजबूत बनाना है, तो सत्ता पक्ष का भी महत्व है, प्रतिपक्ष का भी महत्व है। प्रतिपक्ष को खत्म करके, विपक्ष को खत्म करके, नेताओं को जेल में डालकर आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। और पता नहीं कौन आपको सलाह देता है, किस गलतफहमी में आप लोग रहते हैं। मैं आपके लिए भी कह रहा हूं और इधर जो बैठे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, जब जो पार्टी सत्ता में रहेगी, अगर विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, उस पार्टी का सत्यानाश होगा। अपने नेताओं को बता देना, अपने नेताओं को बता देना, आप इस गलतफहमी में मत रहना। और आप जेल की राजनीति कर रहे हैं। इस चुनाव ने आपको एक परिणाम दिया है, सोचने के लिए, विचार करने के लिए। इसमें स्पष्ट बहुमत का भी जिक्र है मान्यवर। स्पष्ट बहुमत कहां है? 400 पार। आपने नारा दिया 400 पार, 400 पार, 400 पार। नॉट अ गुड हैबिट। 400 पार का नारा आपने दिया, आपकी 240 सीट आई। स्पष्ट बहुमत कहां है? आपके दावे से 160 सीट कम आई मान्यवर, और 303 सीट पिछली बार थी, उससे 63 सीट कम आई मान्यवर, और 272 का बहुमत होता है, उससे 32 सीट कम आई मान्यवर। आपको सोचना होगा, विचार करना होगा, अपनी कमियों की समीक्षा करनी होगी। और आपकी कमियां क्या है? आपकी कमियां आपका अहंकार है। जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता मान्यवर। रावण भी अहंकार में था, उसने लगा प्रभु श्री राम वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन भालुओं की, बानरों की सेना बनाकर लंका को आग लगाने का काम प्रभु श्री राम ने किया, रावण का नाश करने का काम प्रभु श्री राम ने किया। उस अहंकार का भी नाश होगा। और आप पता नहीं क्यों रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे, आप लोग सबको गालियां देने लगते हैं। लोकतंत्र में अच्छी चीज नहीं मान्यवर। कभी मुसलमानों को गाली दो, कभी सिखों को गाली दो, कभी ईसाइयों को गाली दो, कभी जाटों को गाली दो, कभी मराठों को गाली दो, कभी दलितों को गाली दो, कभी पिछड़ों को गाली दो, अब अयोध्या वालों को गाली देने मन। और लोकतंत्र में अच्छी चीज है। हमारे रिजल्ट गड़बड़ाएंगे, हम समीक्षा करेंगे, आपका गड़बड़ाया, आप समीक्षा कीजिए। आप तो कुछ मानने को तैयार नहीं। अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे मित्र जब यहां बोल रहे थे, अभी कल जब इनका भाषण मैंने सुना, तो कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत नंबर 1 है। मैं बताता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन्होंने मान्यवर
अयोध्या के विकास में बहुत पैसा खर्चा किया, होना चाहिए। प्रभु श्री राम की नगरी को विकास करने में एयरपोर्ट पे 1450 करोड़ रुपए, रेलवे स्टेशन पे 724 करोड़ रुपए, अयोध्या रिंग रोड पे 4793 करोड़ रुपए, 14 कोसी परिक्रमा पे 1140 करोड़ रुपए, पंचकोसी परिक्रमा पे 773 करोड़ रुपए, रामपथ पर 787 करोड़ रुपए, टाउनशिप पर 2180 करोड़ रुपए, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पे 170 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज में 245 करोड़ रुपए। मान्यवर, ये पैसा गया कहां? पहली ही बरसात में प्रभु श्री राम के गर्भगृह में पानी गिरने लगा। इस अमृत काल के दौरान तमाम घटनाएं देश में घटित हुई। अग्निवीर जैसी योजना देश के अंदर आई। 4 साल की नौकरी, 17 साल में एक जवान सेना में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं मान्यवर, इस योजना के बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। नौजवानों में इसको लेकर प्रतिरोध है, गुस्सा है, और कहीं ना कहीं ये भारत की सेना को भी कमजोर करने की कार्रवाई है। मान्यवर, अगर आप कारगिल के युद्ध को देखें और उसके पहले भी जो सेना के अधिकारियों से आप बात करेंगे, 5 साल तक जब कोई फील्ड में काम कर लेता है जवान, उसके बाद युद्ध के स्थिति में उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको आगे किया जाता है। इसलिए मान्यवर, यह अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौता करने की कोशिश है। उस पर भी पुनर्विचार आपको करना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, आपने बात की कि आप 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए दुनिया में। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। भारत को दुनिया की पहली नंबर की अर्थव्यवस्था बनाइए, हम सब खुश होंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप कहां खड़े हैं? प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप 141वें नंबर पर खड़े हैं, 141वें नंबर पर। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए मान्यवर? चंद पूंजीपतियों के लिए, जिनका लाखों करोड़ रुपए बैंक का कर्जा माफ किया गया। यह किसके लिए मान्यवर? आपने कहा, चुनाव के दौरान हमने एक भाषण और सुना मान्यवर, कि आपकी संपत्ति लेके ये भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे। अरे संपत्ति कौन कौन लेके भागा है, ये तो सर्वविदित सत्य है। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया। ये कौन है? ये कौन है बड़े बड़े पूंजीपति? और मान्यवर, दूसरे सदन में इनका दिया गया जवाब है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, और मैं अगर गलत हूं तो उसके बारे में मेरे साथ ये बहस कर सकते हैं, जो प्रस्ताव लाना हो ला सकते हैं। ये सर्वविदित सत्य है। मैं आपको बता रहा हूं मान्यवर, 3,53,000 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के, 3,53,655 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के नाम पे 43 कंपनियों का माफ किया गया। 43 कंपनियों का, इसका रिकॉर्ड आपके सामने मैं रख दूंगा। मान्यवर, संपत्ति आप कहां पहुंचा रहे हैं, किसको पहुंचा रहे हैं, किस लिए आप काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, यह पूरे देश को जानना चाहिए। आपने रेलवे की उन्नति की चर्चा की है, वंदे मेट्रो की चर्चा की है। हमारे एक मित्र कह रहे थे ट्रेन में सफर, मैं शायद ट्रेन में भी सफर किया हूं, रोड से भी सफर किया हूं, इतना सफर किया हूं कि उसके आंकड़े जब सामने आएंगे तो वो एक गाथा लिखी जा सकती है उस पर। ट्रेन में सफर करने वालों की हालत आज क्या है? इंसान को भूसे की तरह भर के एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है मान्यवर। लखनऊ में उतरिए, वहां पर कुली मिले मुझे मान्यवर, उनके लिए एक वादा किया था बहुत पहले, और आप एक उदार हृदय के व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जानी चाहिए। कुलियों को वादा किया इस सरकार ने कि आपके बच्चों को नौकरी दी जाएगी, कुलियों को वादा किया वर्दी दी जाएगी, तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। उनका ज्ञापन मेरे पास पड़ा हुआ है, आज भी उनकी मांगों के बारे में कोई सुना नहीं।
आपने इस देश के नौजवानों के साथ क्या किया? पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती का पेपर लीक, गुजरात में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक। 2 साल में 70 पेपर लीक हुए मान्यवर, 70 पेपर लीक। इस देश के नौजवानों के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया। 2 करोड़ छात्रों और नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई पेपर लीक के कारण। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कैसे कार्रवाई होगी? आप कमेटियां बनाते हैं। एनटीए जो एग्जाम करा रहा है, मैं ये मांग करता हूं आपके माध्यम से, उस एनटीए के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और उन लोगों की जांच कराकर जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए और एनटीए को भंग कीजिए मान्यवर, क्योंकि बार बार जब एनटीए एग्जाम करा रहा है पेपर लीक हो रहा है। यह बड़ा सवाल है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, आपने कहा राज्यों के विकास से ही देश का विकास होता है। यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। इतनी बढ़िया बात, इतना उदार हृदय आपका, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। राज्यों के विकास से देश का विकास होता है। पिछले 9 साल में मान्यवर 324 करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली को नहीं दिया इन्होंने, 324 करोड़ से ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहां पर शिक्षा मंत्री को जेल में डालना है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डालना है, मुख्यमंत्री को जेल में डालना है। यहां विकास के लिए हमारा सहयोग नहीं करना। तीर्थ यात्रा योजना रोक लगाओ, होम डिलीवरी योजना रोक लगाओ, मोहल्ला क्लिनिक योजना रोक लगाओ, आप सिर्फ बिजली फ्री योजना रोक लगाओ, पानी फ्री योजना रोक लगाओ। आपका काम सिर्फ रोक लगाने के लिए है। अब क्या राज्यों का विकास कर रहे हैं मान्यवर? 8,000 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट फंड का और बाकी शिक्षा स्वास्थ्य के फंड का, केंद्र सरकार के हिस्से का, पंजाब का, इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए रोक के रखा है। यह राज्यों का विकास आप कर रहे हैं, यह राज्यों के साथ आपका वर्ताव है, यह आपका संघीय ढांचे में यकीन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मान्यवर, जो यहां पे कई वक्ताओं ने पहले भी कही, आप किस भावना से काम कर रहे हैं? किस भावना से आप काम कर रहे हैं? इस देश में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में बहुत बड़ी ताकत उनको दी गई है। लेकिन जब वो जातीय जनगणना की मांग करते हैं, आप उनकी मांग सुनते नहीं। जब वो विश्वविद्यालयों में आरक्षण की बात करते हैं, उसमें 1-1, 2-2 पोस्ट निकाल के आप आरक्षण की व्यवस्था वहां पे खत्म करते हैं। जब वो अपने साथ होने वाले भेदभाव की चर्चा करते हैं, आप उस पर भी रोक लगाते हैं। मान्यवर, अमृतकाल के अंदर यह सवाल तो आपसे बनता है, यह पूछना तो आपसे बनता है कि जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति वहां पर क्यों नहीं थे? जब उस प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मौजूदा राष्ट्रपति वहां पर क्यों नहीं थी? यह सवाल तो आपसे बनता है मान्यवर, यह सवाल तो इनसे पूछना बनता है कि अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, जब घर खाली हुआ तो गंगा जल से धुला जाता है। और मुझे शर्म आती है, आजादी के 75 साल के बाद मान्यवर कन्नौज में एक मंदिर में दर्शन करने चले गए अपनी पत्नी के साथ, उस मंदिर को गंगा जल से बीजेपी के लोगों ने धुलने का काम किया। ये आपका रवैया है पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति? मान्यवर, मैं समय अपने साथियों का कम कर लूंगा, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह रवैया ठीक नहीं है, इतना भेदभाव, इतनी दुर्भावना ठीक नहीं है। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को अपना मानिए। इस चुनाव ने एक संदेश आपको यह भी दिया है कि हम कोई पाकिस्तान नहीं है, हम अफगानिस्तान भी नहीं है, हम हिंदुस्तान हैं और हम मिलकर रहना चाहते हैं। पूरी धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करके मिलकर रहना चाहते हैं। संविधान को अपने आगे रखकर मजबूती से उसके साथ चलना चाहते हैं। मानवर, यह देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है,
बौद्धों का भी है, जैनियों का भी है, ये देश सबका है मान्यवर। इस भावना से आप देश को आगे लेके चलिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। इतनी नफरत, इतनी दुर्भावना आपके मन में क्यों है? क्यों आप सबको अपने से दूर करने की कोशिश करते रहते हैं? इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही रहने दीजिए। इस पार्टी को मान्यवर भारतीय झगड़ा पार्टी मत बनाइए। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, झगड़े लड़ाई से कुछ देश को मिलने वाला नहीं है। झगड़े लड़ाई से देश की उन्नति होने वाली नहीं है। आपको 240 सीटें मिली हैं, आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, आप चलाइए, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष की भी अपनी भूमिका है, उस भूमिका को ध्यान में रखिए। विपक्ष को भी अपने साथ लेकर चलिए। इतना अगर आप टारगेट करके एक एक पार्टी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो जो दूसरों को खत्म करने की कोशिश करता है वो अपने आप ईश्वर उनको सही रास्ते पे पहुंचाने का काम करता है। और रावण का अहंकार नहीं चला मान्यवर, तो किसी और का अहंकार क्या चलेगा? और हिंदू धर्म कितना विराट धर्म है, कितना विशाल धर्म है। हिंदू धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, कहता है पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है मान्यवर, कोई भी पूजा हम लोग खत्म करते हैं, कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है प्राणियों में दुर्भावना हो, प्राणियों में बंटवारा हो, प्राणियों को आपस में बांटा जाए। इनके लिए बहुत अच्छी लाइन है, वो मैं कहना चाहता हूं। बहुत ही अच्छी लाइन आप लोगों के लिए लिख कर लाया था कि किस तरह से आप लोग मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है। ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है। ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। ध्यान बांटने की कोशिश मत कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, अशिक्षा बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, देश को कैसे तरक्की, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। हमारे किसी साथी ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूं, कितनी अच्छी बात आपने कही, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये कैसा भ्रष्टाचार है? भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को जेल में भेजूंगा, इस बात की गारंटी है। मुझे खुशी हुई, प्रसन्नता हुई प्रधानमंत्री के इस बात को सुन के। लेकिन जब मैं देखता हूं महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला बीजेपी के साथ, मान्यवर प्रधानमंत्री जी ने कहा किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन पूरे देश में जब हम लोग निगाह उठाते हैं, तब मुझे उनके नारे का मतलब समझ में आया। वो नारा ये है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है, सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये प्रधानमंत्री की गारंटी है। ये गारंटी है आपकी, अच्छी बात है, कीजिए, तरक्की करेंगे आप लोग। और एक वॉशिंग मशीन भी चल रही है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपने मुझे रोक दिया मान्यवर, मैं मानता हूं आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन सब जगह चंदा दो धंधा लो स्कीम मत चलाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपका पर्दाफाश हो चुका है। 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके अलग अलग कंपनियों को दिए गए, जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पैसा लिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए मान्यवर। और मैं अयोध्या का जिक्र करने लगा, आप सब लोग नाराज हो गए, मेरे मन में भी नाराजगी है, गुस्सा है। मैंने चेताया था आपको, एप्लीकेशन भी दी थी, कोतवाली तहरीर दी थी। प्रभु श्री राम के मंदिर के स्थल पर ऐसे काम नहीं होने चाहिए। सड़कों पे गड्ढे बनेंगे तो सवाल उठेंगे, और वो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मान्यवर, प्रभु श्री राम है, आपने उनके लिए गाना बना दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताइए आप, यहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या इस हैसियत में है कि वो राम को ला सकता है? नहीं, भगवान श्री राम हम सबको लेके आए हैं। भगवान इंसान को लेके आता है, कोई इंसान भगवान को नहीं ला सकता। और प्रभु श्री राम के लिए हमारे एक बहुत पुराने कवि हैं यमुना प्रसाद उपाध्याय जी,
उन्होंने लाइन लिखी थी कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। आज सरयू का पानी उबाल मार रहा है। अयोध्या में जो हालात हैं वो आपको देखना चाहिए, और अयोध्या के परिणाम से आप नाराज हुए, नाराज होना बनता है, लेकिन उसके कारण आपने सोचे। राम पथ गमन मार्ग, अयोध्या हारे आप, प्रतापगढ़ हारे, सुल्तानपुर हारे, कौशाम्बी हारे, सीतापुर हारे, रामपुर हारे, श्रावस्ती हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे वो सारी सीटें आप लोग हार गए। नासिक हारे, रामटेक हारे, तो इसकी समीक्षा कीजिए। वर्धा हारे, तो इसलिए इसकी समीक्षा कीजिए, क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ। भगवान के नाम पर आप श्रद्धा रखिए और उस श्रद्धा को, उसका विस्तार कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, मैं सिर्फ इनसे इतना कहना चाहता हूं, आप जो दिल्ली के साथ कर रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री के साथ कर रहे हैं, अंतिम बात उनके बारे में कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। इससे आपका कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा। मेरी बात को इस सदन में बोल रहा हूं, इसको याद रखिएगा। इससे आपका कोई राजनीतिक लाभ होने वाला नहीं है। और आप 1925 की संस्थाएं, 100 साल हो गया, 100 साल पुरानी संस्थाएं, वहां से निकले हैं आप लोग। 100 साल हो गया, लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों का, अभी बच्चों की तरह खेल रहे हैं। अरे मैं राजनीति में आया डॉक्टर लोहिया को पढ़ के, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पढ़ के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पढ़ के, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ के। आप सोचते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के, सिसोदिया को जेल में डाल के, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल के, संजय सिंह को जेल में डाल के हमारी पार्टी को खत्म कर देंगे? ये होने वाला नहीं है, ये कतई होने वाला नहीं है। याद रखना, इस शरीर के 100 टुकड़े भी कर देंगे आप, तो आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं, आपसे लड़ेंगे और जीतेंगे। आप डालिए, उत्पीड़न कीजिए, जितना करना चाहते हैं आप कीजिए उत्पीड़न। 6 महीने जेल में रखा आपने सोचा आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे? इस मां भारती ने बहुत सारे बेटे ऐसे पैदा किए हैं जो आपके सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे, आपसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। याद रखिएगा। मान्यवर, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के भाषण पर अपनी बात कहने का मौका दिया। 11 महीने के बाद बोल रहा था। बहुत सारे मुद्दे मैंने आपके सामने रखे, जिससे सरकार को चेताने का प्रयास किया। कितना चेतेंगे, कितना जागेंगे, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि अभी सवेरा है। अगर आप सही रास्ते पे आ जाएंगे तो अच्छा है। अहंकार के रास्ते पे विनाश ही मिलेगा, आपको विकास नहीं मिलेगा। देश को आप आगे लेके नहीं जा पाएंगे। अहंकार छोड़ दीजिए। ये सबसे बड़ी बीमारी आप लोगों को लग गई है। सबका मजाक उड़ाना, सबको गालीबाजी करना, ये सब छोड़ दीजिए। इससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम आ भी भरते हैं, हम आ भी भरते हैं मान्यवर, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।